हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेटा, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने बात किया हुआ है एल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल्स के बारे में। किसके बारे में बात किया हुआ है? एल्कोहल्स के बारे में। जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था कि भाई एल्कोहल्स में हम लोगों ने बात कर लिया था प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, इट मीन केमिकल रिएक्शन से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। किसके बारे में ध्यान देना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको बोर्ड के हिसाब से आपको क्या करना है कि 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। पहला आपको करना है बेटा स्टेट। ध्यान देना कि भाई लोअर कार्बन या लोअर एल्कोहल्स आर लिक्विड, लोअर एल्कोहल्स आर लिक्विड and higher alcohols are सेमी सॉलिड। सॉलिड पूरी तरीके से नहीं होते, लेकिन पार्शियली ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान देना है? स्टेट के बाद आपको ध्यान देना होता है कलर। इनका कलर क्या होता है? तो याद रखना ये क्या होते हैं? इट इज कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। थर्ड आपको क्या ध्यान देना होगा? थर्ड आपको ध्यान देना होता है अडर। अडर किसे कहते हो? स्मेल को। अडर किसे आप कहते हो? स्मेल। ये जरूर ध्यान रखना। तो इनका स्मेल क्या होता है? इट्स स्मेल इज पंजेंट। इनकी स्मेल जो होती है वो क्या होती है? पंजेंट होती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है? फोर्थ वन, टेस्ट। तो इनका टेस्ट क्या होता है? इट्स टेस्ट इज बिटर और बर्निंग। यानी इसका जो टेस्ट है इसे हम लोग बिटर कह सकते हैं या बर्निंग टेस्ट कह सकते हैं। ये बात क्लियर? इसके बाद हमें यहाँ पे और क्या ध्यान देना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में? नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पे ध्यान देना होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बस आपको यहाँ पे एक वर्ड पहले ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन नॉर्मल एल्केन। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन नॉर्मल एल्केन। यानी जो नॉर्मल एल्केन है इनसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हो तो एल्कोहल का क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? एल्केन से। ये बात क्लियर? अब एल्कोहल के लिए आप क्या लिखोगे? ROH। ROH इज ग्रेटर देन RH। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ROH का RH से क्यों होता है? बस आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। इफ मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा, इफ मॉलिक्यूलर मास इज greater then its boiling point is high. Its boiling point is high. अब कहा क्या जा रहा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए? हमारा ज्यादा हो जाए। तो अब यहां देखिए एल्किल ग्रुप R दोनों का सेम है। मान लेते हैं इन दोनों का कितना है? 20 है। R की वैल्यू क्या मान लिया हमने? 20, दोनों के कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब आप RH की बात करोगे तो इसके लिए क्या होता है? 1 होता है। अब जब आप ROH की बात करते हो तो इसके लिए तो आपने 20 ले लिया, प्लस H के लिए आपको पता है कि 1 होगा।
O के लिए क्या होता है 16। आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 37 और यहाँ से क्या आ गई 21। अब आपको मैंने क्या बताया कि इफ मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। अब मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है 37, इसका क्या है 21, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है ज़्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया कि एल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन एल्केन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में ही आपको और क्या समझना है, आपको समझना है कि व्हेन, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको ध्यान देना है, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड या इज इंक्रीजेज देन boiling point also increases, then boiling point also increases। कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कार्बन के नंबर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, किसके नंबर को बढ़ा रहे हैं, कार्बन के नंबर को, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है और कार्बन 5, इनके एल्कोहल हैं। तो इसके पास कार्बन के नंबर कितने हैं 1, इसके 2, इसके 3, 4, 5। तो जो ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा, यानी C4 से ज़्यादा किसका होगा C5, C4 का किससे ज़्यादा होगा C3 से, लेकिन कम किससे होगा C5 से। ऐसे ही ये कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी आप जैसे ही कार्बन के नंबर बढ़ा रहे हो तो जितना कार्बन बढ़ेगा उसमें उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा। सेकेंड वन आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, व्हेन इंक्रीज इन नंबर ऑफ OH ग्रुप देन also increase in boiling point, then also increase in boiling point takes place। अब कहा यह जा रहा है कि कार्बन के नंबर ना बदलो, लेकिन नंबर किसके बदल दे रहे हो, OH ग्रुप के। तब क्या हो रहा है भाई, जब आप ऐसी सिचुएशन लाते हो जब आप कार्बन के नंबर नहीं बदल रहे हो, केवल OH ग्रुप के नंबर बदल रहे हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है C3H7OH, दूसरा हमारे पास क्या है C3H6OH2, तीसरा हमारे पास क्या है C3H5OH3 और चौथा क्या है C4H4OH4। अब मैंने क्या कहा कि OH की नंबर जिसके पास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास OH की नंबर क्या है 1, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4। तो 4 ज्यादा है तो 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये कॉन्सेप्ट होगा। अभी तक बेटा आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो थंब इंप्रेशन दीजिए जल्दी से। चलिए तब तक आप नेक्स्ट टॉपिक्स को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि भाई मैंने आपसे 2 बातें की, तीसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, व्हेन ब्रांचिंग प्लेस्ड देन द नंबर ऑफ ब्रांचिंग, then the number of branching decreases its boiling point। क्या होता है भाई कि जैसे ही इसकी बात करते हैं कि ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है CH3CH2 CH2OH एक मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या है CH3CH2 CH, यहाँ पर CH2OH और थर्ड वन क्या है हमारा CH3CH3
CH3OH, ये है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई जैसे ही आप ब्रांचिंग करा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड लास्ट वन क्या आएगा यहाँ पे, टर्शियरी। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट आपका किसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, आपका यहाँ पे नेक्स्ट वन टॉपिक आपका क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। अब भाई सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी आप कहोगे किसे। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, solubility of alcohols is greater in water and it is also soluble in some organic solvent, यानी ये और किसमें सोल्यूबल हो सकता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। यानी ये वाटर में तो डिजॉल्व होता ही होता है, किसमें और डिजॉल्व हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डिजॉल्व हो सकता है, किसमें डिजॉल्व हो सकता है, ईथर में हो सकता है, एटसेट्रा। अब यहाँ पे मैंने जानबूझकर आपको बेटा कार्बोनेट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि कार्बोनेट क्या होता है कि कार्बोनेट कभी कभी क्या करता है, बॉन्डिंग के कारण रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को करा देता है। लेकिन आप कभी कभी बुक में देखने को आपको मिल जाता है कि कार्बोनेट भी वाटर एल्कोहल के सॉल्युबिलिटी में आपको बताया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने किसके बारे में बात किया बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, हमने बात किया स्टेट, टेस्ट, कलर, साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट वन टॉपिक हमने बात किया इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है, अब आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टार्ट होता है। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे, अब स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दो तरीके से समझना है। पहला आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे समझना है क्लीवेज ऑफ, पहला आपको यहाँ पे समझना है बाय क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। किस बॉन्ड के क्लीवेज से, O और H बॉन्ड के क्लीवेज से। दूसरा आपको क्या समझना है, बाय क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड। यानी अब यहाँ पे आपको दो तरीके से डिसोसिएशन कराना है। एक आपको कराना है O और H का, दूसरा कराना है किसका, C एंड O का। ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बाय क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। अब यहां पे बस आपको क्या याद रखना है, द कंडीशन in which bonds of oxygen and hydrogen dissociate after that they have ability to form new compound, यानी यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसी एबिलिटी हो कि कार्बन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ डिसोसिएट होता है और दूसरे कोई एलिमेंट आके इस पे क्या करता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, O एंड H बॉन्ड
क्लीवेज। अब यहाँ पे दो तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। पहला, इसमें भी आपको पहला कॉन्सेप्ट किससे समझना है भाई? पहला आपको समझना है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि एल्कोहल्स में क्या नेचर है। तो यहाँ पे नेचर को समझने के लिए आपको बस यहाँ पे नेचर क्या समझना है? एसिडिटी नेचर। तो कैसे समझेंगे? व्हेन द बॉन्ड in between the bonds in between oxygen and hydrogen is dissociate by that H plus ion is released यहाँ से released, then H plus ion indicate about acidic nature, about acidic nature, acidic nature। अब कहा यह जा रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, क्या होता है कि भाई मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ROH। अब ROH है, ये क्या करेगा? ये डिसोसिएट होगा, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा इधर क्या बनाएगा? प्लस और इधर माइनस। अब केमिकल रिएक्शन में यहाँ प्रेजेंस किसका है? वाटर का। तो ये क्या बना रहा है? RO माइनस, साथ में ये क्या बना रहा है? H प्लस। और आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने सीधे सीधे पढ़ा था कि भाई जो H प्लस आयन डोनेट करे वो क्या होता है? एसिडिक। यानी यहाँ से H प्लस आयन होने की वजह से ये क्या कहलाया? एसिडिक। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझा क्या कि भाई जब आप एल्कोहल का O और H बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो H प्लस निकलता है। H प्लस निकलने की वजह से ये कौन से नेचर को शो कराता है? एसिडिक नेचर को। क्लियर है? अब दूसरा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ दूसरा आपको ध्यान देना है रिएक्शन विथ मेटल या रिएक्शन विथ सोडियम। सिंपल सा आप ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे भी ब्रेक आपको क्या करना है? O एंड H बॉन्ड। क्या ब्रेक करना है आपको? O एंड H बॉन्ड। अब जैसे ही आप O एंड H बॉन्ड की बात कर रहे हो यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? ROH किसके साथ? Na के साथ। जैसे ही आप कराते हो, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको क्या लेना होता है? एल्कलाइन KMnO4। जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म कराते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? RONA, और साथ में क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H कितने? 1, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आपको इसे क्या कर देना होता है? बैलेंस करना होता है। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को याद रखने के लिए सिंपल सा आप एक पैटर्न ये याद रखिएगा कि एल्कोहल प्लस सोडियम, ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एल्कोक्साइड। और साथ में क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर रखना। यानी कि अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हो? सोडियम के साथ। किससे करा रहे हो? सोडियम के साथ। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एल्कोहल है, क्या है हमारे पास? C2H5OH। किसके साथ रिएक्शन कराना है हमें? सोडियम के साथ। तो क्या करेगा कि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यानी इस पे आके जुड़ेगा, तो ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा C2H5ONA। और एक H तो स्टेबल नहीं होता तो हमें क्या निकालना होगा? 2H। तो H2 के फॉर्म में ये निकलेगा, तो यहां से है हमें मिला कितना? H 1। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या था हमारा? ये था इथेनॉल। जैसे ही सोडियम से रिएक्ट किया तो ये क्या बना लिया? सोडियम एथॉक्साइड। क्या बना लिया? सोडियम एथॉक्साइड। ये जरूर याद रखना है आपको। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको रिएक्शन मैकेनिज्म क्या ध्यान देना है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको रिएक्शन मैकेनिज्म क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है आपका एस्टरीफिकेशन। क्या है, एस्टरीफिकेशन। ठीक, अब एस्टरीफिकेशन किसे कहोगे, तो पहले तो एस्टरीफिकेशन में सिंपल सा याद रख लेना कि व्हेन एल्कोहल reacts with carboxylic acid, by that they can form ester। ये क्या फॉर्म करते हैं, एस्टर फॉर्म करते हैं। तो अब यहां पे इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फॉर्म करेगा एस्टर, और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर। क्या रिलीज करेगा, वाटर। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको कैसे समझना है, अब भाई एल्कोहल के लिए आप क्या लिखते हो, ROH, कार्बोक्सिलिक के लिए आप क्या लिखते हो, RCOOH। अब यहां से क्या होगा, यहां से बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से ये बॉन्ड, तो यहां से ये क्या बनाएगा, RO माइनस, साथ में ये क्या बना लेगा, H प्लस। यहां से ये ब्रेक होगा, ये बनाएगा RCO प्लस OH माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा और ये माइनस इस प्लस के साथ क्या बना लेगा, RCO। ये था, इसके साथ कौन आके जुड़ रहा है, OR, साथ में H किसके साथ, OH के साथ, तो कितने H हो जाएंगे, 1 and 1 2 and 1 O, तो क्या बना लेगा, H2। अब यही रिएक्शन मैकेनिज्म आप किसी भी एक एग्जाम्पल के तौर से चलिए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, C2H5OH, और साथ में मैंने क्या ले लिया, CH3COOH। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ से H, यहाँ से OH आपस में कंबाइन कर देंगे और इस O को ले जाके यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये क्या करेगा कि भाई CH3CO, ध्यान दीजिएगा क्या बना रहा है, CH3CO किससे जाके जुड़ रहा है, OC2H5 से, और साथ में क्या रिलीज कर दे रहा है, वाटर। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी बेटा एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में मैंने क्या बता दिया, मैंने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में आपको बताया कि जब आप एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है आपका एस्टर, साथ में ये क्या रिलीज कर रहा है, वाटर। ठीक है, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड। अब बेटा नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड की। तो चलिए, यही उम्मीद करते हैं बेटा कि आप सबको आज का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक प्रॉब्लम आपका दूर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।